सभी को नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका साइंस की क्लासेस में आपके लिए, जिसमें हम 10वीं की साइंस का लेसन नंबर 6 कर रहे हैं। ये आपकी वर्कशीट 29 है, जिसमें हम जैव प्रक्रम लेसन 6 के कुछ टॉपिक्स कर रहे थे। उसमें हमने इससे पहले के वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने जैव प्रक्रम के काफ़ी टॉपिक लिए। हमने पोषण से लेके पाचन तंत्र, और हमने वहाँ पे देखा कि कैसे सांस ली जाती है, श्वसन होता है, श्वसन के अलग अलग पथ हमने देखे कि कैसे श्वसन किया जाता है। फिर हमने श्वसन में ही सांस लेने का देखा कि श्वसन तंत्र कैसे कार्य करता है, कैसे ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर जाती है। हमने मानव तंत्र लास्ट वीडियो में इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि मानव में कैसे परिसंचरण तंत्र, कैसे रक्त द्वारा अलग अलग शरीर के हिस्सों में, शरीर के अंगों में, शरीर के अलग अलग कोशिकाओं में कैसे ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो श्वसन द्वारा बनती है वापस लाई जाती है और उसको शरीर से बाहर भेजा जाता है। अब हम देख रहे हैं इसमें, क्योंकि आपको पता है सजीवों में मानव और पौधे, जंतु और पौधे दोनों आते हैं, तो हम अब पौधों के बारे में देखेंगे। इस वर्कशीट में या इस वीडियो में हम पौधों के बारे में जानेंगे कि पौधे अपने लिए जो ज़रूरी उनको न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व चाहिए वो उनको कहाँ से मिलते हैं, किस तरह से मिलते हैं, कौन सी प्रणालियाँ उनके अंदर कार्य करती हैं। क्योंकि पौधों के अंदर, जैसे हमने परिसंचरण तंत्र जो ह्यूमन बीइंग मानव में मिलता है, उसमें हमने देखा कि उनके अंदर, मानव के अंदर एक पंप की भांति कार्य करने वाला अंग है, जिसका नाम ईजिली आप कैस कर सकते हैं। कमेंट में आप लिखिए अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, परिसंचरण तंत्र वाला, मानव में संवहन तंत्र वाला, रुधिर, जिसमें रुधिर हृदय का कार्य, कैसे हृदय कार्य करता है, और उसके कौन से संवहन तंत्र, मानव में संवहन तंत्र मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के कौन कौन से अलग अलग अवयव हैं। फिर उसके अंदर रुधिर जो सारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन चीज़ों को मानव शरीर में अलग अलग अंगों तक पहुंचाता है, तो वह आपने देखा, और उसमें रुधिर के अवयव भी देखे, उनके कार्य देखे। अब हम, आपको पता है पौधों के अंदर ना तो रुधिर होता है, रक्त नहीं होता, पौधे संजीव हैं, जीवित हैं क्योंकि वो अपने जैसे और पौधे बनाते हैं, कई कार्य करते हैं सजीव वाले। लेकिन पौधों में भी हमने देखा कि श्वसन होता है पौधों में। पौधे एक और चीज़ करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो और कोई जंतु नहीं कर सकते, सिर्फ पौधे ही कर सकते हैं। वो भी हमने देखा, क्लोरोफिल का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें देखी। अब हम ये देखेंगे कि पौधों में फिर अगर रुधिर नहीं है तो पौधों में जो उनको चीज़ें चाहिए, उनको पोषण चाहिए, या उनको श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, या उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, या उन्होंने ऑक्सीजन बाहर निकालनी है अपने शरीर से, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है दिन के समय, जो आपने पहले वीडियोस में देखा। नहीं, अगर आपने नहीं देखे तो पुराने वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, ताकि आपको सारे वीडियोस पुराने भी दिख सकें। और आप शेयर कीजिए अपने मित्रों को, क्योंकि शेयर करने से जो ज्ञान है वो बांटने से बढ़ता है। तो इसलिए आप ज्ञान बांटेंगे, शेयर करेंगे, तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। तो अब हम पढ़ेंगे कि पौधों में रुधिर भी नहीं है और पौधों में हृदय जैसा कोई पंप भी नहीं है, तो पौधों में किस तरह से सारे अंगों में अलग अलग ज़रूरी तत्व पहुंचते हैं। पौधों के लिए सबसे पहले ज़रूरी तत्व आपको याद करने का मैं तरीका बता दूं। पौधों में आपने छोटी क्लासों में या 9th वगैरह में पढ़ा होगा, NPK, ये इंग्लिश का वर्ड है। NPK नाम के ज़रूरी तत्व आपने 7 उसमें तत्व पढ़े थे। एक उसमें आपने पढ़े होंगे कि जो बृहद मात्रा में चाहिए और कम मात्रा में चाहिए, ऐसे तत्व आपने 9th में पढ़े होंगे, या आपको खाद्य संसाधनों में सुधार में होते हैं ये। फिर भी आपको बता दिया जाता है, N मतलब नाइट्रोजन, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पौधों को चाहिए होते हैं, ये वो तत्व हैं। आप शॉर्ट फॉर्म में NPK याद कर सकते हो। P मतलब फास्फोरस, एंड K सिंबल है पोटाशियम का। तो ये इनके लिए बहुत प्रचुर मात्रा में चाहिए पौधों को। इन्हीं की हम खाद पौधों को देते हैं, नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस की। नाइट्रोजन, फास्फोरस
पोटाशियम। नाइट्रोजन यूरिया वाली खाद जो होता है उसमें ज़्यादा पाया जाता है, फास्फोरस की खाद दी जाती है, एंड पोटाशियम के लिए पोटाश की खादें दी जाती हैं। अब सब पौधों को तो खाद नहीं दी जाती, जंगल में जाके हम खाद नहीं दे रहे पेड़ पौधों को, सबसे ज़्यादा एरिया तो जंगलों में है पेड़ पौधों का। तो उसके लिए पौधों में अपने तंत्र हैं, जीवन में तंत्र सबको दिए गए हैं, अपने आप नेचर ने, प्रकृति ने भी तंत्र बनाए हुए हैं, उन्हीं को हम स्टडी कर रहे हैं। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे जो खनिज लवण चाहिए उनको छोटी मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में, वो कहाँ से मिलेंगे? आप बचपन से पढ़ते हुए हो पौधे मिट्टी में उगाए जाते हैं, छोटी क्लासों से पढ़ते आए हो, मिट्टी में आप देखते हो अपने पास आसपास की मिट्टी में हम पौधों को उगाते हैं, मिट्टी से उनको, धरती को माँ की तरह कहा जाता है, तो मिट्टी से ही उनको ये सबसे ज़्यादा स्रोत मिलते हैं। तो मृदा, मिट्टी निकटतम, सबसे नियरेस्ट और सबसे ज़्यादा मात्रा में स्रोत देने वाला, सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे खनिज लवण देने वाला पौधों के लिए स्रोत है। अब मिट्टी से छोटे पौधे तो ठीक हैं कि मिट्टी के आसपास हैं जड़ों से, लेकिन जो बहुत बड़े पेड़ हैं, कई 100 मीटर बड़े भी पेड़ होते हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं कि वो कई 4-4, 5-5 मंजिला ऊंचे इमारतों को भी से भी ऊंचे होते हैं। तो वहाँ पे नीचे से लेके ऊपर तक पत्ते तो ऊपर हैं, आपको पता है भोजन पत्तों में बनता है, प्रकाश संश्लेषण वो क्यों होता है, इसको जानने के लिए आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, आप उसमें 9th के वीडियो भी देख सकते हैं, क्लोरोफिल का क्या रोल है वो सारी चीज़ें के लिए। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है कि मिट्टी के टच में कौन है, मृदा के टच में पेड़ पौधों में कौन है? जड़ें। भाई ये मिट्टी है अगर, तो इसके नीचे यहाँ पे मिट्टी के टच में कौन होता है? पौधे का। जड़ें वो कहीं तक ही फैली सकती हैं, तना ऊपर तो तना आ जाता है, तने से ऊपर फिर ऊपर जाता है तो पत्तियाँ भी आती हैं। तो जो जड़ें हैं वो मिट्टी के टच में हैं, तो जड़ें ही अवशोषण करेंगी, उसको सोखेंगी, यहाँ से पाइप की तरह ये काम करेंगी, सोखेंगी। कैसे सोखेंगी? वो पानी को ले आती हैं, तो पानी के साथ न्यूट्रिएंट भी सोखती हैं, पानी के साथ वो पोषक तत्वों को भी सोखती हैं, तो उनके द्वारा अवशोषण किया जाता है। यदि मृदा के संपर्क में आने वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है, क्लोरोफिल अंग कौन से हो गए? अभी आपको पता है क्लोरोफिल वाले अंग कौन से हैं? पत्ते। ज़्यादातर पत्तों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, हरे पत्तों में, इसलिए उसका रंग हरा है। ये आप 9th क्लास के पुराने मेरे वीडियोस में देख सकते हैं कि कैसे क्लोरोफिल कार्य करता है, क्लोरोफिल क्या होता है, प्लास्टिड क्या होता है। तो अगर आपकी ये जड़ें हैं, इनके अंदर पत्ते लगे हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग पत्ते लगे हुए हैं, और नीचे जड़ें नहीं मतलब तना है और उसकी शाखाओं में, और ये धरती के नीचे है। अगर ये मान लो छोटा पौधा है, कोई छोटा सा पौधा है, उसकी ये जड़ें हो गई और यहाँ उसके पत्ते लगे हैं। छोटे पौधे हो सकते हैं ना, आपने पुदीने का पौधा देखो, आप सरसों का पौधा देखो, ये तो पौधे हैं छोटे छोटे, इनमें तो आपके फल लगे हैं, फूल लगे हैं, छोटे छोटे पत्ते पास पास में हैं, यहाँ क्लोरोफिल है इनमें, तो ये जड़ों के पास है। तो यहाँ तो आप चलो मान सकते हो कि दूरी कम है, पत्तों के बीच में क्लोरोफिल युक्त अंग हैं, पत्ते जैसे हैं, और ऊर्जा व कच्ची सामग्री आसानी से विस्तृत हो जाती है। विस्तृत होना होता है मतलब जहाँ से ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जा सकती है, मतलब जड़ों से पत्तों की तरफ आसानी से जा सकती है। कि अगर छोटा पौधा है, उसकी जड़ें भी पास में हैं, पत्ते भी उसके आसपास ही हैं। जब पौधा शुरू में तो पेड़ नहीं बन जाता, छोटा होता है, तो तब तो जा सकता है। लेकिन यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन, जब वो बड़ा होता है, पेड़ बन जाता है, जिसमें कई मीटरों की दूरी आ जाती है। अगर आप अपनी हाइट देखें, आपकी हाइट करीबन अंदाजे से अगर लगाएं हम, तो करीबन आपकी 1.5 मीटर के करीब हो गई। बच्चों की नॉर्मली हाइट इस एज में 1.5 मीटर के करीब होगी। अगर आपकी 1.5 मीटर हाइट है, और एक पौधे की हाइट हम देखें, आप देखते हो पेड़ आपके सामने कितने हाइट के हो सकते हैं, पौधे आपसे छोटे होते हैं, हो सकता है पौधा आपके घुटने तक आए, लेकिन पेड़ तो आप 10 लोग भी खड़े हो जाए उससे भी लंबा हो सकता है। तब तो उसकी पत्तियाँ तो बहुत दूर हैं ऊपर, और जड़ें बहुत नीचे हैं। तो विसरण से, खाली विसरण दाब से, विसरण दाब क्या होता है, जैसे कम मात्रा से ज़्यादा मात्रा की तरफ वो विसरण दाब द्वारा चली जाती हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ तो विसरण दाब से नहीं जाएगा इतनी ऊपर तक, इतनी ऊंचाई तक पानी या कोई भी चीज़ कैसे चली जाएगी विसरण दाब से। तो उसके लिए क्या होगा पौधों में? ऐसी स्थिति में पौधों को चाहिए एक परिवहन तंत्र। जैसे ह्यूमन बीइंग में तो हमें पढ़ा है हमने, धमनियाँ, शिराएँ, हृदय भी पंप करता है, रुधिर है उसमें बहने वाला। पौधों में तो पानी लेके जाएगा, जड़ों से पानी ऊपर जाएगा तने से होता हुआ, क्योंकि जड़ों और पत्तियों में सीधा तो कोई रिलेशन है नहीं, तो दूर दूर हैं।
छोटे पौधों में तो पास में है, लेकिन बड़े पौधों में तो बहुत दूर है, तो बीच में एक तना भी होगा। तो उसके लिए परिवहन में आपको छोटी क्लासों में भी पढ़ते आए हैं, जाइलम और फ्लोएम नाम के दो ऐसे उत्तक हैं जो इस परिवहन में सहायता करते हैं। खाली विसरण दाब से नहीं कि कम अगर कहीं पे ज़्यादा है तो वहाँ से पानी ऊपर की तरफ चला जाए, पास में पत्तियों में, जड़ों में ज़्यादा है, धरती से पानी लेके वो पत्तियों में चला जाए, क्योंकि विसरण दाब द्वारा तो ये होगा। लेकिन बड़े पेड़ पौधों में, जो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, उनमें तो बहुत ऊपर पत्ते हैं और जड़ें बहुत नीचे जा सकती हैं उसकी गहरी, तो इतनी ऊंची तक नहीं जा सकता वो विसरण दाब से। तो इसके लिए दो उनमें उत्तक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जिनमें से एक उत्तक जो है अभी हम पढ़ेंगे, पहले भी आप पढ़ा होगा आपने, अभी आपको बताया जाएगा। एक उत्तक जो है वो जड़ों से परिवहन करता है पानी का, और पानी के अंदर ही घुले होते हैं खनिज लवण, जो भी आप आवश्यक तत्व हैं, अभी हमने पढ़े नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो ये लेके जाते हैं। फ्लोएम जो है, जो पत्तियों ने खाना बनाया वो भी सबको चाहिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाना बनाया, हर एक अंग को ऊर्जा चाहिए, आपने पढ़ा है। और ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? भोजन। भोजन का क्या होगा वहाँ पे? भोजन को ऑक्सीजन द्वारा जब श्वसन किया जाएगा तब उसमें से ऊर्जा निकलेगी। तो वो भोजन को कौन लेके आता है शरीर के दूसरे अंगों तक? फ्लोएम। पादप प्रचलन नहीं करते। प्रचलन मतलब आपको पता है, पौधे चलते नहीं हैं, इसलिए तो स्थिर हैं। पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात जो होता है वो मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, उनकी मृत कोशिकाएं, डेड कोशिकाएं। ये 9th के वीडियो में आपने 9th के चैप्टर नंबर 6 में ये सारा पढ़ा है, जाइलम फ्लोएम, उनमें कौन सी मृत कोशिकाएं हैं, कौन सी जीवित कोशिकाएं हैं, ये सारा आप पहले देख सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पादकों को ऊर्जा कम चाहिए। ऊर्जा कम क्यों चाहिए? एक तो कोशिकाएं मरी हुई हैं, मरी हुई कोशिकाओं को तो ऊर्जा नहीं चाहिए, सिर्फ जीवित को चाहिए कार्य करने के लिए। मृत कोशिकाओं को ऊर्जा किस लिए चाहिए? वो तो कार्य नहीं करेंगी। इसी तरह चलते नहीं है पौधे तो उनको ऊर्जा कम चाहिए, हम चलते हैं तो इसलिए उनके अंदर धीमी प्रवहन तंत्र प्रणाली होती है। जैसे हमारे अंदर बहुत तेज़ है, हृदय को पंप करते करते धीरे तेज भगाना है तो उनके अंदर धीमे चलती है वहन प्रणाली। वहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह चलने वाले। अब इसमें आप ध्यान से रखें कि दो तरह के उनमें उत्तक पाए जाते हैं वहन तंत्र में। वहन तंत्र पादप के अंदर जो होता है वो भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ, भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ मतलब जो पौधे में पदार्थ बने हैं, ग्लूकोज आपने देखा था, फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में बनता है ग्लूकोज, और चीज़ें भी बनती हैं, तो उनको ले जाना। और जड़ों में जो कच्ची सामग्री है, कच्ची सामग्री कौन सी? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, पानी, जल, मतलब उन सबको नीचे से ले जाना। इसके लिए दो तरह के इसमें तंत्र हैं, दो तरह की चालन पथ हैं, रास्ते हैं, नलिकाएं अलग अलग दो तरह की हैं। जैसे उसमें धमनियाँ और शिराएँ थी, इसमें दो तरह की अपनी चालिकाएँ हैं। जाइलम, जाइलम क्या करता है ये याद रखना, जाइलम जो है वो नीचे से ऊपर ले जाता है। ये देखिए आप, नीचे से ये एरो बनाया हुआ है आपने, डायग्राम में आप देख सकते हैं, नीचे से ऊपर ले जाता है। किसको ले जाता है? मृदा। मृदा मतलब मिट्टी से जो जल मिलता है, और जो खनिज लवण हमने पीछे देखे, जो जो चाहिए उनको, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, आयरन, जो भी छोटे छोटे चीज़ें चाहिए वो सारी ये ऊपर ले जाता है जाइलम के थ्रू, एक प्रणाली। दूसरी प्रणाली फ्लोएम है। आपने दो प्रणाली पढ़ी है। फ्लोएम वो है जो हरी पत्तियों से जो भोजन बना उसको ये कहाँ ले जाएगा? पौधे के अन्य भागों तक। पत्तियों को तो भोजन चाहिए, तने में, जड़ों में, सबको चाहिए भोजन, तो ये नीचे की तरफ ले जाएगा। वो कौन है? फ्लोएम। तो दो तरह के हो गए, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के कार्यों में अंतर अगर हम देखा है तो हमने अभी बताया, वही अंतर है उनमें। जाइलम पादपों में जल और खनिज लवण का वहन करता है, जल और खनिज लवण नीचे से ऊपर जाते हैं, जबकि फ्लोएम पत्तियों में जो बना हुआ भोजन है, जो पत्तियों में भोजन बनेगा उसको नीचे लेके जाएगा, या दूसरे अंग जो भी जहाँ भी अंग होंगे बाकी उन तक वो भोजन का वहन करता है। जाइलम हमेशा ऊपर मुखी गति होती है, ऊपर की तरफ, ये एरो दिखाए हुए हैं। जाइलम में हमेशा क्योंकि जड़ों से ऊपर की तरफ ले आना है उसको कच्ची सामग्री, तो ये हमेशा ऊपर की तरफ गति करते हैं, होती है इसमें, मृदा से पत्तियों तक। जबकि फ्लोएम में गति ऊपर मुखी या अधोमुखी दोनों हो सकती है। क्यों? क्योंकि पत्तियों से ऊपर भी तो हो सकता है, कुछ जहाँ फल है वहाँ भी खाना ले आते हैं, पत्तियाँ नीचे हों, फल ऊपर लगते हैं, तो भोजन तो पत्तियों से ऊपर भी जाना है, तो ऊपर मुखी भी हो सकती है। अगर जड़ तक जाएगा तो नीचे गति होगी। तो अगर हम देखें, अगर एक पौधा देखें, हम बनाएं यहाँ पे, भाई जड़ें तो ऑब्वियसली नीचे ही होंगी,
ये पौधा है, अगर पत्तियां यहाँ लगी हुई हैं इसकी, तो जड़ों से पत्तियों तक तो जाना है तो ऊपर ही जाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ गति होगी। जाइलम में जड़ों से पत्तियों तक ले आता है तो ऊपर की तरफ ही गति होती है हमेशा। लेकिन पौधे के फल तो ऊपर भी हो सकते हैं यहाँ पे। मान लो यहाँ फल लगे हुए हैं या फूल लगे हुए हैं, पत्तियाँ यहाँ हैं, भोजन पत्तियों में बन रहा है, तो अब क्या होगा, अगर भोजन को जाना है तो पत्तियों से ऊपर जाएगा, ये ऊपर की तरफ गति कर सकता है। फ्लोएम ले जाता है, आपको पता है भोजन फ्लोएम द्वारा जाता है, और नीचे भी फ्लोएम से पास होते हैं। नीचे जड़ों तक जाना है तो अधोमुखी मतलब नीचे की तरफ भी गति हो सकती है, और ऊपरमुखी मतलब पत्तियों से ऊपर की तरफ भी गति हो सकती है। इसलिए फ्लोएम में दोनों तरफ गति हो सकती है। वाष्पोसर्जन होता है, आपको पता है, वाष्पोसर्जन से ही ये खींचेगा। वाष्पोसर्जन क्या, पत्तियों से पानी जो एक्स्ट्रा है, आपने पढ़ा हुआ है, रंध्र होते हैं उसमें स्टोमेटा, जो ज़्यादा पानी होगा अगर वायु में कम है और पत्तियों में ज़्यादा है। गर्मियों में जैसे वायु सूखी होती है, ड्राई होती है, तो पत्तियां गीली हैं, पत्तियों में से पानी उड़ता है, उसको बोलते हैं वाष्पोसर्जन। पत्तियों से जल का वाष्पन होना, भाप बन के उड़ जाना। तो ये एक चूषण, मतलब जैसे आप स्ट्रॉ से पानी, स्ट्रॉ ले लो, अगर आप एक गिलास ले लो या एक बोतल है आपके पास कोल्ड ड्रिंक की, उसमें आपने स्ट्रॉ डाल दी और आप ऊपर से फूंक मारते हो, खींचते हो, ऊपर से फूंक से खींचते हो ना, हवा खींचते हो, तो ये पानी अपने आप ऊपर जाता है ना। सिमिलरली गति होती है इसमें जाइलम के अंदर। जब आपका ये पेड़ है, यहाँ मान लो पत्ती है, इस पत्ती से पानी उड़ रहा है वाष्पोसर्जन द्वारा, तो यहाँ पे पानी कम हो जाएगा दाब, और यहाँ पानी का दाब नीचे क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ तो वाष्पोसर्जन नहीं हो रहा। तो ये दाब, ज़्यादा दाब से कम दाब की तरफ ये चला जाता है पानी। सिमिलर टू, जैसे हम, अगर मैंने बताया हम एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लें या कोई भी एक बोतल लें, उसमें स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम, आपको पता है कोल्ड ड्रिंक तो अगर बोतल में हम कुछ भी डाल के यहाँ स्ट्रॉ डाल के खींचते हैं तो यहाँ दाब हम कम कर देते हैं हवा को खींच के, यहाँ दाब क्या है हवा का, ज़्यादा है, तो पानी ऊपर की तरफ जाता है। सिमिलर टू दैट एक्शन, ये आप समझ गए हैं। तो ये वाष्पोसर्जन द्वारा वहाँ एक चूषण उत्पन्न हो जाता है, जिससे जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा ऊपर ये खींचा जाता है। तो ये, इसमें क्या है, गति किस पे निर्भर करती है, पादपीय अवस्था पे। जहाँ ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, जिस समय वो कार्य, जो अंग ज़्यादा कार्य कर रहा है, वहाँ ऊर्जा जहाँ चाहिए वहाँ पे ये भोजन को पहुँचा देता है। वाष्पोसर्जन बहुत इंपॉर्टेंट। वाष्पोसर्जन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन। वाष्पोसर्जन पादप के वायवीय भाग, वायवीय भाग कौन से होते हैं, जो वायु में है। वायु वाले भाग कौन से हैं, जो धरती के नीचे नहीं है। धरती के नीचे कुछ भाग होते हैं, कुछ हवा में होते हैं पौधे के भाग। हवा में ये पत्तियां हैं मेनली, जिसमें स्टोमेटा है, रंध्र है, जिसमें वहाँ से जब पानी जो है उड़ जाता है, उड़ता है वाष्प बन के, जल वाष्प बन के उड़ता है। गर्मियों में हमारे शरीर में से पसीना निकलता है, ऐसे ही पत्तियों में से पानी उड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं वाष्पोसर्जन। ये कैसे सहायता करता है, जब वाष्पोसर्जन होगा, पानी यहाँ से उड़ेगा, तो यहाँ पानी की कमी होगी, तो पानी नीचे से जड़ों से खींच के ऊपर आएगा अपने आप, क्योंकि यहाँ दाब कम हो जाएगा। अभी आपको समझाया, यहाँ दाब क्या है, ज़्यादा। पानी उड़ने से यहाँ दाब, पानी कम हो जाएगा, उसका दाब भी कम हो जाएगा। यहाँ पानी का दाब ज़्यादा है, जल तो ऊपर आएगा। अब जल के ऊपर आने से क्या फ़ायदा है, जल तो आ ही रहा है, वो तो ज़रूरत है ही है, साथ में उसके खनिज लवण भी ऊपर चले जाते हैं। तो जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल खनिज लवण को ऊपर ले जाता है वाष्पोसर्जन से। दूसरा वाष्पोसर्जन, हम पसीना, हमें आने में क्या फ़ायदा होता है, हमें पसीना इसलिए आता है कि हमारी बॉडी ठंडी हो जाए। जब पानी उड़ेगा तो हमारा शरीर क्या हो जाता है, फिर ठंडा हो जाता है ना उससे। तो इसीलिए पादपों में ताप के नियमन, मतलब उसके तापमान के नियंत्रण में, गर्मियों में वो सूख ना जाएं, तो पानी उससे उड़ता है। जल में वहन मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। रात को ये ज़्यादातर वहन होता है। दिन में जब रंध्र खुले हैं तो वाष्पोसर्जन होता है, जिसमें जल की गति जाइलम से होती है, और वाष्पोसर्जन में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता। क्यों, ऊर्जा तो सन की है, दिन के समय किसकी सन ऊर्जा है, सन। सूरज गर्म पानी को गर्म कर रहा है, वो पानी उड़ रहा है, तो वो ऊर्जा तो सन से आ रही है, पौधों को तो ऊर्जा नहीं चाहिए। तो अपने आप ही फिर जब ऊपर दाब कम हो जाएगा पानी उड़ने से, तो नीचे से पानी जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन इसको बोलते हैं। ये वो है, एक तो वाष्पोसर्जन प्रक्रिया जाइलम में होती है, स्थानांतरण किस में होगा, जब वो खाना बनता है। खाना कहाँ बनता है, पत्तियों को हम पौधों का खाद्य कारखाना, खाना बनाने वाला फैक्ट्री बोलते हैं। पत्तियों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम की जगह पे और खाना बनता है। तो पादप के अन्य भागों तक भोजन को ले जाना है, तो उसमें
और एटीपी ऊर्जा का उपयोग होता है, जो आपने पिछले वीडियो में मानव में भी पढ़ा। श्वसन में एटीपी के रूप में एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी होता है। इंग्लिश का वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है ये एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इस केमिकल के रूप में ऊर्जा रहती है। जब भी ऊर्जा चाहिए तो ये केमिकल टूटता है और इस तरह ये भोजन का स्थानांतरण होता है। अब आपके इसमें पूछा गया है उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। जो बड़े पौधे हैं उनमें वहन के तंत्र के घटक कौन से हैं, आपको भी बताया था आपको, जाइलम और फ्लोएम, ये आपके वहन तंत्र। इसमें विसर्जन खाली विसरण दाब से नहीं होगा, इसमें आपको जाइलम फ्लोएम भी चाहिए। पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है, यह भी आपको समझाया गया कि फ्लोएम जो है वो नहीं, जो जाइलम है वो खनिज लवण और पादप में कौन करता है, जाइलम है मृदा से खनिज लवण और जल का वहन करता है। तो कौन करता है ये आप यहाँ से भी दे सकते हैं, इसका आंसर यहाँ से भी, जाइलम पादपों में जल और खनिज लवण का वहन करता है। कैसे होता है, तो आप ये वाष्पोत्सर्जन द्वारा कर सकते हैं। जल के अवशोषण से जब ऊपर वाष्पोत्सर्जन होता है, दाब कम हो जाता है, तो नीचे से जल ऊपर जाइलम द्वारा जाता है। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, स्थानांतरण आपको बताया है फ्लोएम द्वारा होता है। भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम पत्तियों से पादपों के अन्य भागों में भोजन का वहन करता है। तो ये आपको समझ आ गया कि कैसे होता है। अभी आपको ये डिटेल में समझाया गया, वीडियो में आप पीछे दे सकते हैं। पादप में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी है, जल, हाँ, जाइलम से ही तो जड़ों से जल ऊपर जाएगा। भोजन नहीं, भोजन फ्लोएम से। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल ये भी भोजन में बनने वाले तत्व हैं, ये भी इससे नहीं जाएंगे। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो ऊपर से आएगी हवा से, वो तो जल नीचे से जड़ों से नहीं जाएंगी। तो इसका आएगा उत्तर, इसमें है जल। जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। जाइलम तो जल और खनिज लवण का वहन करता है, अभी आपने पढ़ा है, ये यही अंतर है। और फ्लोएम किसका करता है, भोजन का। पत्तियों में भोजन बनता है तो ये पत्तियों से दूसरे हिस्सों तक ले जाता है। ये जड़ों से पत्तियों तक, जड़ों से पत्तियों तक जाना है तो जड़ हमेशा नीचे होगी, पत्तियां ऊपर होती हैं, तो नीचे से ऊपर ले जाएगा तो ऊपरमुखी गति होती है। इनमें गति ऊपरमुखी और अधोमुखी, नीचे और ऊपर दोनों हो सकती है। क्यों हो सकती है, आपको समझाया था, क्योंकि पत्तियां मिडल में हो सकती हैं, बीच में हो सकती हैं पत्तियां पौधे में, और ऊपर फल फूल हो सकते हैं। तो पत्तियों से ऊपर की तरफ भी भोजन जाएगा, पत्तियों से नीचे की तरफ भी जाएगा, जड़ें जो नीचे हैं, तो दोनों गतियाँ हो सकती हैं इसमें। दूसरा आपको बताया था, इसमें वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक दाब उत्पन्न होता है जिससे कि जल नीचे से ऊपर जाता है। इसमें किस पे निर्भर करता है कि आवश्यकता कितनी है, कहाँ ऊर्जा चाहिए वहाँ पे जाएगा भोजन। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन आंसर भी समझ आ गए हैं। आप वीडियो को ध्यान से देख के फिर इन क्वेश्चन आंसर्स को करिए और अच्छी तरह अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए। इंपॉर्टेंट इसमें वाष्पोत्सर्जन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जाइलम फ्लोएम में क्या अंतर है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, और तीसरा आपका भोजन का स्थानांतरण। ये 4 टॉपिक अच्छी तरह इनको आपने याद कर लेना है इसके अंदर। थैंक यू। शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहें। कुछ और आपके सजेशन हो, कोई आपकी कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट में आप डाल सकते हैं।